नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा सत्र प्रारंभ हो चुका है। शिक्षा सत्र प्रारंभ होते ही सबसे पहला कार्य आप लोगों का बच्चों का एडमिशन करने का होता है। आपके विद्यालय में बच्चे आते हैं, आप मैन्युअली रूप से उन्हें एडमिशन दे देते हैं। इसके बाद आपको पोर्टल पर उन बच्चों को दर्ज करना होता है, तभी वह बच्चा शासन की नज़र में मान्य होता है। और आप पोर्टल पर एंट्री कैसे करेंगे, यह आज का हमारा सब्जेक्ट है कि पोर्टल पर बच्चे को एडमिट कैसे किया जाए। जो बच्चे पहले से विद्यालय में अध्ययनरत थे, आपके स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की कक्षाओं को अपडेशन कैसे किया जाए। और आज विशेष रूप से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इन दोनों कार्यों में अपडेशन का कार्य और एक आप बच्चों को मैप करते हैं, नए बच्चों को, उस कार्य में कहां कहां पर गलती होती है। आज मैं आपको 1 to 1 बिल्कुल पूरी प्रक्रिया यहां पर क्लियरली बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ये हमारा जो सेशन है, न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B। सबसे पहले तो हमें जो फॉर्मेट 1B होता है उसके अंदर बच्चों का न्यू एडमिशन किया जाता है, और फॉर्मेट 1A के अंदर हम बच्चों को क्लास को प्रमोट करते हैं। प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास। हायर क्लास से अर्थ है कि एक कक्षा से आप अगली कक्षा में बच्चों को ऑनलाइन पास करेंगे। अभी हम मैन्युअली रूप से हमारे पत्रक के ऊपर पास करते हैं, अंक सूची पे दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पोर्टल पर भी उसकी एंट्री करना होती है कि वह बच्चा पास हो चुका। जब तक आप उसे यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पास करके नहीं भेजेंगे, क्लास अपडेट नहीं करेंगे, वो नई कक्षा के अंदर नहीं पहुँचेगा। तो पोर्टल के ऊपर भी हमें उस बच्चे को अपडेट करना होता है। तो चलिए मैं आपको सारी प्रक्रिया आज आपको 1 to 1 दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से बच्चों का अपडेशन किया जाता है और किस प्रकार से बच्चों का न्यू एडमिशन किया जाता है। सबसे पहले हमें जो पोर्टल यूज़ करना है ऑनलाइन के लिए, वह पोर्टल है आपका शिक्षा पोर्टल। तो जैसे ही आप शिक्षा पोर्टल आपके गूगल पर टाइप करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक तकनीकी समस्या आती है। मैं सारी समस्याएं आपको 1 to 1 बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या समस्याएं आपको आती है। पहली समस्या आती है कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के गैजेट उपलब्ध होते हैं। हम मोबाइल से भी कार्य करते हैं, हम टैबलेट से भी कार्य करते हैं, हम लैपटॉप से भी करते हैं, और हम कंप्यूटर के ऊपर भी कार्य करते हैं। तो कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी है। जैसे ही इस साइट को आप कौन सी साइट, आपकी जो शिक्षा पोर्टल की साइट है, यह साइट, इस साइट को आप जैसे ही अपने मोबाइल पर ओपन करते हैं तो पेज कटा हुआ आता है और पूरे ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देते हैं। उसका कारण होता है कि यह जो साइट है, यह जो राज्य शिक्षा केंद्र की साइट है, भोपाल से जितनी भी साइटें चलती है, एजुकेशन पोर्टल की जो साइट है, वे सारी साइट, ऑफिशियल साइट जितनी होती है, वे साइट जो है हमारी बनी हुई होती है विंडो के लिए। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक इसका समझिए, क्योंकि हमें तकनीकी जानकारी भी होना चाहिए। आपका उद्देश्य अगर काम को निपटाने तक भर रह गया तो आप अपने आप को कभी भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। आपको छोटी छोटी माइनर बातें भी सीखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो जहाँ पर समस्या आती है वहीं पर रुककर उस समस्या का सॉल्यूशन किया जाए तो आप तुरंत सीखने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले एक तकनीकी छोटी सी चीज़ बताते हैं हम कि आपका जो मोबाइल होता है और आपका जो ये मान के चलिए कि कंप्यूटर होता है। तो मोबाइल के अंदर आपका होता है एंड्रॉइड और कंप्यूटर के अंदर होता है विंडो। तो यह आपका विंडो बेस्ड होता है और यह आपका एंड्रॉइड बेस्ड होता है। इन दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। तो जितनी भी साइट बनी होती है वह हमारी विंडो के लिए बनी होती है, विंडो सपोर्टेड होती है। हम उसे जब एंड्रॉइड के ऊपर चलाते हैं तब वह साइट का पेज पूरा नहीं खुलता है, क्योंकि पेज 16:9 के अंदर होता है। इसका रेशो होता है 16:9। इस रेशो में ये साइट बनी होती है। इसका अर्थ है कि इस लेंथ और इस विड्थ के पेज को वो सपोर्ट करती है। हमारा एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन कुछ अलग प्रकार की होती है, तो यहाँ पर वह पेज कटा छटा दिखता है। इस समस्या का सॉल्यूशन इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आप अपने मोबाइल के अंदर इस साइट को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख जाएंगे। यहाँ पर 3 डॉट दिखेंगे। उस डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन में यहाँ पर डेस्कटॉप करके ऑप्शन दिखेगा, डेस्कटॉप करके दिखेगा, और ऐसा एक बॉक्स बना हुआ आएगा। ऐसे बॉक्स को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप जस्ट लाइक विंडो की साइट जैसे पेज को पाएंगे। ठीक है,
आप विंडो की साइड पर जो पेज खुलता है वही का वही पूरा का पूरा पेज आपके मोबाइल के ऊपर भी खुल जाएगा। लेकिन आपको एक सेटिंग यहाँ पर करना होगी। जैसे ही आपने गूगल को ओपन किया, गूगल के यहाँ पर 3 डॉट मिलेंगे, 3 डॉट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइज मिल जाएगा, और डेस्कटॉप को आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट का निशान आ जाएगा, वैसे ही आपका जो मोबाइल का पेज है वो विंडो के पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, या जस्ट लाइक विंडो जैसा हो जाएगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने यह सेटिंग कर ली, यदि आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप टैबलेट से कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, यदि आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो आपको यह प्रक्रिया करना है, अदरवाइज नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ से आपने शिक्षा पोर्टल को यहाँ पर टाइप किया, और टाइप करते ही इस प्रकार के ऑप्शन आपके पास दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपका शिक्षा पोर्टल ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, यह हमारा एक होम पेज है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो यह होम पेज पर लेके जाएगा। होम पेज का अर्थ है कि किसी भी साइट का एक अपना होम पेज होता है, एक अपना होम पेज होता है। उस होम पेज के ऊपर सारे ऑप्शन होते हैं, वहां आपको ले जाएगा। और ये सारे जो जितने दिए गए हैं, ये सारे जो हैं ऑप्शन उसके अंदर के ऑप्शन है होम पेज के। तो ये आपको डायरेक्ट लॉगिन आप करना चाहते हैं, मेनू पर जाना चाहते हैं, समग्र स्कॉलरशिप की ट्रैकिंग चाहते हैं, तो अगर इस प्रकार से आप ऑप्शन को चाहते हैं तो सीधा इसको क्लिक करके अंदर जा सकते हैं। जाएंगे आप इसी साइट के अंदर ही। तो इस प्रकार से आप जैसे ही इसे शिक्षा पोर्टल के होम पेज को क्लिक करेंगे, आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, और नया इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यह तो रहा हुआ डेस्कटॉप साइट वाला, जो मैंने आपको भी दिखाया था कि डेस्कटॉप साइट की सेटिंग कैसे करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप मोड में डेस्कटॉप साइट को क्लिक करने के बाद आप अपने मोबाइल के ऊपर आपका जो विंडो जैसा पेज है वह खुल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको जैसे ही आपने वहां पर क्लिक किया, कहाँ क्लिक किया, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से दिखा रहा हूं कि शिक्षा पोर्टल के इसको क्लिक किया यहाँ पर, तो आपको यहाँ से सीधे पेज इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी शिक्षक हमारे अपडेट हैं और काफ़ी कुछ जानते हैं, और सभी को लगभग यह आता है, लेकिन फिर भी कुछ शिक्षक नए हैं, काफ़ी शिक्षकों की नई भर्ती हुई है, और 1-2 शिक्षक मेरे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सर हमें बारे में हमें नहीं आता है, तो आप थोड़ा सा हमें इस बारे में एक आपके चैनल के ऊपर कुछ कंटेंट बना के डाल दीजिए ताकि हम भी देख के और यह काम कर सकें। तो ठीक है, मैंने कहा हम पहुंचा देंगे आप तक। तो इस प्रकार से उनके लिए भी है जो लोग बिल्कुल फ्रेश है, जिन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं कि हमें साइट पर जाना कैसे है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक में दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यह पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको इसके ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। लॉगिन का ऑप्शन कहाँ पर है? लॉगिन का ऑप्शन यह रहा आपके पास, यह लॉगिन का ऑप्शन है। आपको एक तीर जैसा निशान गेस्ट यूजर के जस्ट आगे की तरफ मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, किस लिए क्लिक करेंगे? आप लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन करने के लिए क्लिक करेंगे। यह तो हुआ पोर्टल का होम पेज। आपको इसके अंदर जाने के लिए लॉगिन करना होगा, ठीक है। कुछ काम करना है आपको व्यक्तिगत, तो आपको यहाँ से लॉगिन होना होगा। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, आपको फिर एक नेक्स्ट पेज लॉगिन का इस प्रकार से मिल जाएगा। इस प्रकार का आपको एक इंटरफेस पेज देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ऊपर यूजर नेम, नीचे पासवर्ड, और यहाँ पर कैप्चा कोड, और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर यह पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम यूज़ करना है। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम, सभी जानते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सभी को अपने अपने यूनिक आईडी दे रखे हैं, वह यूनिक आईडी ही आपका यूज़र नेम यहाँ पर होता है। तो यूज़र नेम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको फिल करना है। इसके बाद आप चलेंगे तो आपने पासवर्ड एंटर किया। जैसे ही आपने पासवर्ड एंटर किया और यहाँ पर आपका कैप्चा कोड से अर्थ है कि यह जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ जो ऊपर है वही आपको यहाँ पर टाइप करना है। अब प्रश्न यह आता है कि कुछ तकनीकी जानकारी भी आप सीखते जाइए। ये कैप्चा कोड क्यों डाला जाता है? ये कैप्चा कोड बार बार चेंज होकर क्यों आता है? यह कैप्चा कोड बार बार चेंज होकर आने का कारण होता है कि क्या
कहीं कोई मशीनरी तो इसे ऑपरेट नहीं कर रही है, इसे कोई व्यक्ति ही ऑपरेट कर रहा है। इसको देखने के लिए बार बार यहाँ पर कैप्चा कोड बदल कर दिया जाता है। तो आप जैसे ही कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और आप कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे और आपको इस प्रकार का एक मैसेज देखने को मिल सकता है। इस प्रकार का आपको एक मैसेज देखने को मिल सकता है, आपके द्वारा दर्ज उपयोगकर्ता का नाम या पासवर्ड गलत है। आप कहेंगे हमने तो यहाँ पर पूरी तरह से बिल्कुल करेक्ट पासवर्ड एंटर किया है। आप 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे, हो सकता है कि आप 4 बार ट्राई करें, बार बार ट्राई करें, बार बार आपको इस प्रकार का एक मैसेज आएगा, आपकी यूनिक आईडी गलत है, आपका पासवर्ड गलत है। तो इसका क्या कारण है? आपने सब कुछ अपने डायरी में नोट करके रखा है, उसी पासवर्ड से आपकी एम शिक्षा मित्र भी लॉगिन हुई है, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार का इंटरफेस आपको आ सकता है। अगर इस प्रकार का आता है तो इसका अर्थ है कि आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है। तो आप वापस से उसी पेज के ऊपर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, क्लिक हियर टू पासवर्ड रिकवरी। तो आप और यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड, आप फॉरगेट पासवर्ड पर यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आप यदि फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जाएंगे, इस ऑप्शन को लेकर, इस ऑप्शन को यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस ऑप्शन को लेकर यदि फॉरगेट पासवर्ड के आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा और उसके ऊपर लिखा होगा कि अब आपको पासवर्ड रीसेट करने की फैसिलिटी आपके एम शिक्षा मित्र पर दी गई है, कृपया वहां से अपना पासवर्ड रीसेट करें। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, जो भी करना है वो आपको अपनी एम शिक्षा मित्र पर ही करना है। तो एम शिक्षा मित्र से किस प्रकार से पासवर्ड रीसेट किए जाते हैं, चलिए वह भी हम देख लेते हैं। यह आपका एम शिक्षा मित्र है। इस प्रकार का आपका एक एम शिक्षा मित्र का ऐप होता है जो कि आपके मोबाइल के अंदर होगा। एम शिक्षा मित्र को जैसे ही आप ओपन करते हैं, इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिलता है। शुरुआत में आपको इस प्रकार का जो पेज देखते हैं, वहाँ पर एम शिक्षा मित्र ओपन करने के बाद पहला इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पर एक निशान दिख रहा होगा आपको, यह है। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इस प्रकार का पूरा पेज ओपन हो जाता है। इस पेज के नीचे की तरफ यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन होता है। आप पहले से लॉगिन हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम पहले से लॉगिन हैं तो फिर इस लॉगिन को वापस कैसे रिकवर करें। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, नंबर 1 तरीका, इसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 बात, यदि आप यहाँ से इंटर होते हैं, यहाँ आपका फोटो दिखेगा, यहाँ आपका फोटो दिखेगा और उसके नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो फोटो के नीचे की तरफ आपको यहाँ पर लॉगआउट दिखेगा, क्योंकि आप पहले से लॉगिन हैं। यदि आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको वहाँ पर फोटो दिखेगा और फोटो के नीचे आपको लॉगआउट दिखेगा, और लॉगआउट को आप जैसे ही लॉगआउट करेंगे तो वापस से आप लॉगआउट तो हो गए, उसके बाद वहाँ पर आपको फिर इंटर लॉगिन का ऑप्शन दिखना चालू हो जाएगा और वहाँ पर नीचे की तरफ आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यह वाला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप इसको क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ से इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा एम शिक्षा मित्र का। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है यूज़र नेम और पासवर्ड। आप प्रक्रिया समझ गए होंगे कि आपने अपनी एम शिक्षा मित्र को ओपन किया, ओपन करने के बाद स्क्रॉल किया तो आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर लॉगिन करे का ऑप्शन मिलेगा, ताला मिलेगा। यह ताला खुला है या बंद है यह आपके लॉगिन और लॉगआउट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड तो है ही नहीं, तो आप लॉगिन कैसे करेंगे? या फिर आप पहले से लॉगिन है तो आपको करना है यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन जैसे ही लेंगे आप तो यहाँ पर इस प्रकार का आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। OTP प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करें, OTP प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करें, मतलब आपका जो आप पासवर्ड चाहते हैं वो आपके दर्ज मोबाइल नंबर पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी यूनिक आईडी का यूज़ करना है और यहाँ पर आपको पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर का यूज़ करना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर। हमारे कई शिक्षक साथी अभी भी तकनीक से और आज के परिदृश्य में जो अपडेशन हुआ है उससे दूर हैं, काफ़ी दूर हैं। कई शिक्षक साथी ऐसे हैं कि जिनके मोबाइल जो नंबर रजिस्टर्ड है वे बंद हो चुके हैं और परेशान होते हैं कि सर हमारा तो यहाँ पर OTP ही नहीं आ रहा है, या वो मोबाइल बच्चे चला रहे हैं
और उनके पास दूसरी सिम कहीं की देख ली उन्होंने अच्छी वाली बढ़िया नंबर की और वो चला रहे हैं, तो यहाँ पर भाई कैसे आएगा? तो यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो कि आपका पोर्टल पर दर्ज है, जिसको आपने विभाग में दिया है। आपके विभाग के अंदर जो आपकी पे स्लिप के ऊपर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के ऊपर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यूज़ किया जाता है, जिससे आप पे स्लिप जनरेट करते हैं, सारा कुछ आपकी सर्विस बुक देखते हैं, वो सारा आपके इस मोबाइल नंबर से कार्य होता है। उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज करना है। तुरंत आप जैसे ही मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, एम्प्लॉय कोड आपका BH नंबर डालेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, वैसे ही तुरंत 1 से 2 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट या कुछ सेकंड के अंदर, कुछ पल के अंदर आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा। और मैसेज के अंदर आपको अल्फ़ाबेट के 3 लेटर और स्टार और इस प्रकार के फॉर्मेट में, हो सकता है थोड़ा फॉर्मेट इधर उधर भी हो जाए, लेकिन जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार इस फॉर्मेट में आपको एक पासवर्ड प्राप्त होगा। इस फॉर्मेट में आपको एक पासवर्ड प्राप्त होगा। उस पासवर्ड से आपको फिर से लॉगिन करना है। फिर से आप लॉगिन करेंगे तो यह हमने जो प्रक्रिया समझी, यह पासवर्ड रिसेट करने की थी। अब आप वापस इस पेज के ऊपर आ गए। कौन सा पेज है? ये साइट का ही पेज है, शिक्षा पोर्टल की। शिक्षा पोर्टल की साइट का पेज है। हमने यहाँ पर लॉगिन करने के लिए प्रयास किया था, हमारा लॉगिन नहीं हुआ था। अगेन आप यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ कैप्चा कोड का यूज़ करेंगे और लॉगिन का जैसे ही ऑप्शन लेंगे आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो यह तो हुई आपकी लॉगिन तक की प्रक्रिया। जैसे ही लॉगिन होगा वैसे ही इसकी पहचान ये है कि आपको यहाँ पर इस प्रकार का एक निशान देखने को मिल जाएगा, मतलब आप लॉगिन हो चुके हैं। ये लॉगिन का साइन है, ठीक है, कि आप लॉगिन हो चुके हैं। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तब आपको इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर लिखा होगा मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल, ठीक है, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन मेनू का भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोने में एक मेनू का ऑप्शन दिया गया है, मेन मेनू, ठीक है। मेन मेनू और इसमें क्या फ़र्क है? मेन मेनू के अंदर भी यही ऑप्शन है। ये सारा आपका शॉर्ट रास्ता है और इसके अंदर सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ है वो सारे ऑप्शन वहाँ पर भी है, तो वहाँ से भी हम यूज़ करते हैं और यहाँ से भी हम यूज़ इसे करते हैं। अब हमें जाना है, हमारा मेन कार्य है एडमिशन का, कि बच्चों का एडमिशन करना है और क्लास प्रमोट करना है। अब आप मेन मेनू में गए, जैसे आपने मेन मेनू को दबाया आपने यहाँ पर इस प्रकार का एक पेज पाया। इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको कहाँ जाना है? इसके अंदर आपको जाना है एडमिशन मैनेजमेंट के अंदर। ये दिख रहा है आपको एडमिशन मैनेजमेंट। आप एडमिशन मैनेजमेंट के अंदर जैसे ही जाएंगे, अंदर जाने से अर्थ है कि आप इसे टच करेंगे या क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे टच करेंगे वैसे ही आप एडमिशन मैनेजमेंट का ऑप्शन लेकर उस पोर्टल के इस ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे, एडमिशन मैनेजमेंट वाले में। तो एडमिशन मैनेजमेंट में आप जैसे ही जाएंगे आपको कुछ इस प्रकार का पेज वापस से देखने को मिलेगा। इस प्रकार का आपको पेज देखने को मिलेगा। इस प्रकार के पेज पर आपको यहाँ होम, एडमिशन मैनेजमेंट, टीसी मैनेजमेंट, रोल लिस्ट और प्रोफाइल शीट ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 3 और 2 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये सारे हमारे एडमिशन से संबंधित ही ऑप्शन है। आपको जून और जुलाई के अंदर जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता लगेगी, इन ऑप्शनों की आवश्यकता लगेगी। इसके बाद बच्चों के प्रोफाइल अपडेट करना, स्कॉलरशिप, वो एक अलग विषय है, वो सारा चलता रहेगा और वो भी ऑप्शन इसी के अंदर है। जब आएगा समय तब उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो यहाँ पर एडमिशन मैनेजमेंट में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है आपको बच्चों की क्लास का अपडेशन करना और दूसरा ऑप्शन मिलता है आप बच्चों का नया एडमिशन अगर आता है तो उसको उस फॉर्मेट के अंदर फिल करना और यहाँ पोर्टल पर उसे दर्ज करना, तब जाकर वो आपकी कक्षा के अंदर देखना प्रारंभ होगा। क्योंकि आजकल अटेंडेंस पूरी की पूरी आपके मोबाइल पर आ चुकी है, बच्चों की अटेंडेंस पूरी मोबाइल से हो रही है, इसलिए जो पोर्टल पर दिखेगा उसी की अटेंडेंस हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। वही एग्ज़ाम में बैठेगा, उसके सारे मार्क्स की एंट्री भी यहीं से होती है। तो आपको सारा कार्य बहुत ही बेहतर तरीके से सावधानी से यहाँ पर करना है, क्योंकि पिछले 2 सत्रों से ये बिल्कुल जानकारी में है हमें कि
क्लास 8th का जब बच्चों का अपडेशन हुआ तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी सारी गलती थी, वे सारी गलतियां अब दोबारा ना हो, यह हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमारा पोर्टल और मैनुअली डाटा एक मिलना चाहिए। पहले अलग अलग होता था, चल जाता, लेकिन अब हमारा मैनुअली डाटा और पोर्टल डाटा एक होना चाहिए। एक बच्चे की नाम के अंदर स्पेलिंग भी गलत अगर हो जाएगी तो वहाँ भी हम जो है परेशानी में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि हमें जो यहाँ पर न्यू एडमिशन कर रहे हैं उसमें आप क्या क्या सावधानी रखेंगे, हम इस पे चर्चा भी कर लेते हैं आपको। लेकिन अभी 1 to 1 चलते हैं। एडमिशन मैनेजमेंट में जैसे ही आप गए तो आपको अपडेट स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल्स, यहाँ पर आपको एक नया एडमिशन वाला पेज ओपन हो जाता है कि नया एडमिशन आपको किस प्रकार से करना है। इसके अंदर आपको 2 फॉर्म मिलते हैं, एक 1B मिलता है और एक 1A मिलता है। 1B फॉर्म आपका रहेगा नया एडमिशन के लिए। तो न्यू एडमिशन का जो ऊपर वाला है, इसमें क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें से ऊपर वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का फेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर 17 आपको चूज करना है, 23 24 और यहाँ पर बच्चे की समग्र ID, यहाँ पर बच्चे की आपको समग्र ID लिखना है। जैसे ही आप बच्चे की समग्र ID लिखेंगे, सेशन 23-24 में हम उसे दर्ज कर रहे हैं और यहाँ पर आप कैप्चा कोड देंगे और 100 स्टूडेंट डिटेल लिखेंगे तो आपको स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी और वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता लगेगी। वे क्या है, वे आपके हैं उस बच्चे की ID जो कि हम यहाँ पर दर्ज कर चुके हैं। उसके बाद आप किस स्कूल में उसे दर्ज करना चाहते हैं। यदि आप अपने स्वयं के स्कूल में जिससे आप लॉगिन हुए हैं उसके अंदर बच्चों को दर्ज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको डाइस कोड ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा। यदि कहीं और से बच्चों को दर्ज किया जा रहा है किसी और ID से, तब वहाँ पर डाइस कोड देना होता है। इसके बाद उसकी क्लास, किस क्लास में हम उसे दर्ज करना चाहते हैं, पिछली क्लास में फेल हुआ या पास हुआ वो बच्चा, क्योंकि आजकल फेल और पास की व्यवस्था भी हो चुकी है। आजकल फेल और पास दोनों तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। तो बच्चा कभी कभी फेल होता है और हम उसे पास करके एडमिट कर देते हैं, जो कि आगे चल के बहुत ही कठिनाई का कारण बनता है। उसके बाद आपको स्कॉलर नंबर की यहाँ पर आवश्यकता लगेगी। आप अपना स्कॉलर नंबर कंप्लीट रखें, बच्चों को एडमिशन मैनुअली देकर उसका स्कॉलर नंबर आपके पोर्टल पर दर्ज होगा। उसके बाद वो लास्ट क्लास के अंदर जिस कक्षा को पास आउट हुआ है उसका परसेंटेज भी यहाँ पर फिल करना होगा। इस प्रकार से ये 5-6 प्रकार की जानकारी हमें यहाँ पर फिल करना होगी। एक और छोटे सा विषय है कि यहाँ दिक्कत आती है वह पहले के बच्चों के एडमिशन के समय आती है। किस प्रकार की आती है, आपने उसके पेरेंट्स ने जब एडमिशन करवाया तो उनके कूपन में, आधार में कुछ तो नाम लिखा, नाम के साथ में उसकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी वह डेट ऑफ बर्थ हमने उस समय स्कॉलर में नोट डाउन कर दिए। पहली क्लास के बच्चे की कहीं नौकरी तो लगती नहीं है, ना ही उसको कोई स्कॉलरशिप मिलती है, ना ही कोई बड़ा तोहफा मिलता है, ना उसके डॉक्यूमेंट्स की कहीं आवश्यकता लगती है। हम उसको रेगुलर चलाते जा रहे हैं 2-4-5 साल बाद फिर गाड़ी 5th क्लास में जाके उलझती है, फिर 8th क्लास में जाके उलझती है, फिर आधार बनता है, फिर कहीं उसका नवोदय में या और कहीं एग्ज़ाम में चयन हो जाता है। तब पता चलता है कि उसका जो आधार है या उसकी जो ओरिजिनल जन्म डेट है वो उसके जन्म प्रमाण पत्र से मैच ही नहीं हो पा रही है। तो हमने यहाँ पर गलती कर दी कि हमने उसका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं मांगा और उससे बाद में उसके पेरेंट्स टीचर के ऊपर ब्लेम करते हैं कि आपने तो सर हमारी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी है। भाई शिक्षक ने कहीं कोई गलती नहीं की, गलती हुई है डॉक्यूमेंट्स के कारण, डॉक्यूमेंट्स के अभाव में। तो आपको यहाँ पर यह विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक बच्चे के डॉक्यूमेंट्स फेयर हो और फेयर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही आप एडमिट करें। चाहे एक दिन आपको लेट क्यों ना लिखना पड़े उस डेट को, लेकिन डेट प्रॉपर हो ताकि भविष्य में इन फ्यूचर ना बच्चा परेशान हो, ना शिक्षक परेशान हो, ना इस प्रकार की कठिनाई का सामना किसी को करना पड़े। तो यहाँ पर कुछ मोटी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की गई। इस प्रकार की गलतियाँ अक्सर हो जाया करती है जो कि हमें नहीं करना है। तो यह हुआ हमारा न्यू बच्चों का एडमिशन का फॉर्मेट और उस पर हमने चर्चा की यहाँ पर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट में आप जैसे ही सेकंड ऑप्शन एडमिशन मैनेजमेंट का 1A का यूज़ करेंगे बच्चों के क्लास को प्रमोट करने के लिए। जैसे ही आप जाएंगे क्लास प्रमोट करने के लिए, जैसे ही आप जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्कूल और स्कूल का टाइप लिखा होगा, यहाँ पर ब्लॉक और डाइस कोड लिखा हुआ मिल जाएगा आपको।
तो यहाँ पर इस प्रकार का पेज आप समझ रहे हैं लिखा हुआ आएगा। और प्रीवियस क्लास, सिलेक्ट एकेडमिक ईयर, और यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन, यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर प्रीवियस क्लास, इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ से आप बच्चे की क्लास को प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है, आप समझ गए कि इस प्रकार का आपको पेज देखने को मिलेगा। इस पेज के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पर ऑलरेडी आपका ब्लॉक और डाइस कोड वगैरह सब है, यदि आपके स्कूल के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपके स्कूल का यहाँ पर पूरा डाटा मिल जाएगा। और आप जैसे ही यहाँ पर एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करेंगे, आप प्रीवियस क्लास, किस क्लास के बच्चों का अपडेशन चाहते हैं, अपडेशन से अर्थ है कि आप कक्षा प्रमोट करना चाहते हैं, उस क्लास को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इस क्लास को आप सिलेक्ट करेंगे तो जिस प्रकार यहाँ 2023 आ गया, क्लास 8 है मान लीजिए, यहाँ पर आपको पूरी रोल लिस्ट मिलेगी। उस रोल लिस्ट के अंदर आपको क्लास 1 to 8, यदि आपकी APAS है तो आपको 1 to 8 मिलेगा, यदि आपका हाई स्कूल है तो 9 से 10 मिल सकता है, यदि पूरा हाई सेकेंडरी आपका 1 से 10 वाला है तो 1 से 10 के ऑप्शन मिलेंगे, यदि 11-12 है तो 11-12 के ऑप्शन मिलेंगे। तो जो भी क्लास आपके संबंधित स्कूल की है, डाइस कोड से संबंध रखती है, वो यहाँ पर खुल जाएगी। उसमें यदि आपने एक क्लास 8 को यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपने सेशन लिया कि 23-24 का अपडेशन हम चाहते हैं, और यही ऑप्शन आपको वहाँ देखने को भी मिलेगा। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट नहीं करना। यदि आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे, यदि आपने गर्ल्स का यहाँ पर चूज़ किया तो आपको यहाँ पर सारी लिस्ट गर्ल्स की मिलेगी, बॉयज़ का सिलेक्ट किया तो बॉयज़ की मिलेगी, कक्षावार नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप इनको अवॉइड कीजिए और आप सीधे सीधे क्लास और सेशन ये दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको पूरी लिस्ट, पूरी क्लास की लिस्ट एक साथ देखने को मिल जाए। इसके अंदर पूरी क्लास आपके पास आ जाएगी, पूरी क्लास आ गई। अब आपको इसी पेज के ऊपर अपन चल रहे हैं, पेज कहीं हमने चेंज नहीं किया है, अलग अलग स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट नीचे की तरफ, जैसे आप इसको 100 स्टूडेंट करेंगे, यहाँ पर आपने 100 स्टूडेंट किया, यह आपका ऑप्शन लिया 100 स्टूडेंट। यदि आप 100 स्टूडेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर, समग्र आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रिजल्ट, परसेंटेज और स्कूल। अब इन ऑप्शनों को आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इस बार से कई बच्चे 8th में फेल भी हुए हैं, पास भी हुए हैं, कुछ के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी होना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है और किसे रोकना है, किसे फॉरवर्ड करना है, आप ठीक से समझ ले। आप बच्चे की समग्र आईडी और नाम का यहाँ पर मिलान कर ले। कभी कभी एक नाम के 2 बच्चे भी क्लास के अंदर होते हैं, एक नाम के 2 बच्चे भी क्लास के अंदर होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा रोहित है और रोहित नाम के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक आपका फेल हो चुका है 8th में और एक आपका पास हो चुका है। यदि आपने यहाँ से उस रोहित का, गलत रोहित का चयन कर लिया कि एक जो फेल वाला था उसे पास कर दिया, पास वाले को फेल कर दिया, और आपने यहाँ पर उल्टा सुल्टा कर दिया, तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर बड़ा ही ध्यान से आपको कार्य करना है। तो समग्र आईडी, स्टूडेंट का नेम मिला लिया, जेंडर मिला लो, डेट ऑफ बर्थ मिला लो, कैटेगरी मिला लो, उसकी रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर आपको 3 ऑप्शन है, पास, फेल, नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो या तो फेल है या वो पास है। तो आप पास है तो पास का ऑप्शन ले लीजिए, फेल है तो फेल का ऑप्शन ले लीजिए। अभी फेल बच्चे हुए ही नहीं है, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम होना बाकी है 8th क्लास के विषय में। तो यदि वो फेल हो जाता है तब की बात अलग है, तब वो फेल या फेल, पास या पास। तो पास अगर होता है यहाँ पर तो आप पास का ऑप्शन लेंगे, उसका परसेंटेज यहाँ पर लिख देंगे। अब परसेंट आपको यहाँ पर पहले जनरली कुछ भी लिख दिया जाता था कि भाई परसेंटेज में ये लिख दिया, वो लिख दिया, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर परसेंटेज बिल्कुल ओरिजिनल लिखना है, क्योंकि अब डाटा सारा का सारा RSK के पास है, वो मैच होना है। तो यहाँ पर आपको पूरा परसेंटेज व्यवस्थित लिखना है, जो भी पॉइंट टू पॉइंट परसेंटेज है वो सारा लिख देना है। फिर स्कूल स्टेटस, स्कूल स्टेटस में यदि आपका यह बच्चा वापस आपके ही स्कूल में एडमिट हो तो आपको लिखना है सेम स्कूल, या आप इसे यहाँ से अब विदाई समारोह करके विदा कर चुके हैं और वो किसी अदर स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है। मान लीजिए आपका स्कूल 5th क्लास तक है, तो आपने अगर यहाँ 5th क्लास चयन की तो आप इस बच्चे को 6th के लिए नए स्कूल में भेजेंगे, नए डाइस कोड पे वो बच्चा जाएगा। यहाँ मसला डाइस कोड का है,
मसला डाइस कोड का है कि आपका ईपीएस है अगर, तो डाइस कोड आपका एक ही है, तो एक ही डाइस कोड के लिए आप उसे रिफ़र नहीं करेंगे, तब वो आपके स्कूल में ही कहलाएगा। और यदि किसी अदर डाइस कोड पर वो जाता है, हम स्कूल का नाम लिए बिना हम डाइस कोड शब्द का यूज़ कर रहे हैं कि हमें डाइस कोड यदि चेंज हो रहा है उस बच्चे का, तब आपको यहाँ पर अदर करना है, अदरवाइज आपको सेम ही यहाँ पर रखना है। तो सेम और अदर की कंडीशन आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से क्लास 8 के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होती है। यदि क्लास 10 तक का आपका ईपीएस है तो आप जो है उस बच्चे को वहीं पर एडमिट उसी डाइस कोड पर अगर वो पढ़ रहा है तो आप उसे सेम रखेंगे, अदरवाइज वहाँ पर अदर हो जाएगा। अदर ऑप्शन यदि होता है तो फिर उसकी टीसी भी यहाँ से जारी करना होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से सारी लिस्ट को फिल कर लेंगे आपकी समझ अनुसार, आपके डाटा अनुसार, और आप आगे बढ़ेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। तो 24 आवर के अंदर यहाँ से ये बच्चे उठकर दूसरी जगह पर लिस्ट में पहुँच जाएंगे और नई क्लास के अंदर एडमिट हो जाएंगे। तो यह तो हमारी बात थी एडमिशन और अपडेशन की। ठीक है, यह एडमिशन और अपडेशन का विषय था। उसके बाद अब हमने यहाँ बच्चे को अदर कर दिया, वो दूसरे स्कूल में चला गया। चलो दूसरे स्कूल में चला गया, दूसरे स्कूल में वो तब जाएगा जब उस बच्चे की न्यू मैपिंग होगी। फॉर्मेट 1B के अंदर वो बच्चा मैप होगा। फॉर्मेट 1B के अंदर कोई अदर डाइस कोड जब इसको मैप करेगा तब वो बच्चा आपके पास से जाएगा, अदरवाइज आप मैनुअली उसे भले ही टीसी दे के रवाना कर दीजिए और यहाँ से अदर करके फुर्सत हो गए, वो नहीं जाएगा। अब हमारे पास एक कार्य और शेष रह जाता है कि उस बच्चे की हमने ऑफलाइन मैनुअली टीसी तो दे दी लेकिन ऑनलाइन टीसी नहीं दी। तो ऑनलाइन टीसी के लिए आपके पास यहाँ पर यह ऑप्शन दिया गया है। आपका टीसी मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है ये यहीं पर कार्य करता है कि यदि आपके पास से बच्चा बाहर जाता है तो आपको यहाँ से उसकी टीसी देना है। यदि आप यह टीसी नहीं देंगे तो वह बच्चा किसी भी हाल में अगली जगह अगले डाइस कोड के ऊपर मैप ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से टीसी देकर आप उसे रवाना कीजिए और यहाँ से टीसी देने के बाद यदि उस बच्चे को सामने वाले ने मैप नहीं किया, मैनुअली भर्ती का, अब आपने पूरी प्रक्रिया कर दी और सामने वाले जिनके लिए वो बच्चा गया जिस डाइस कोड पर जाना था उसे वहाँ उसने मैनुअली डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस स्कूल ने, वो हम भी हो सकते हैं उसकी जगह, कोई भी हो सकता है, आपका स्कूल भी हो सकता है, तो उस व्यक्ति ने वहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट जमा कर लिए लेकिन उसे फॉर्मेट 1B के अंदर मैप नहीं किया। फॉर्मेट 1B पर मैप नहीं किया तो आप थोड़े समय बाद 2-4-8 दिन बाद देखेंगे तो वो बच्चा वहीं का वहीं आपको घूमता हुआ आपके स्कूल के अंदर ही मिलेगा। इसलिए जिस भी स्कूल में वो बच्चा जा रहा है आपका, आप सावधानी पूर्वक उस बच्चे से वहाँ के HM के प्रभारी के मोबाइल नंबर जरूर ले लें और मोबाइल नंबर लेने के बाद आप उन व्यक्तियों को कांटेक्ट करके कहें कि साहब हमने यहाँ से इस बच्चे को रिलीव कर दिया है, उसकी टीसी दे दी है ऑनलाइन, आप इसे तुरंत वहाँ पर मैप कर लीजिए ताकि वो आपके स्कूल में दिखना स्टार्ट हो जाए और हमारे यहाँ से उसका नाम समाप्त हो जाए या कट जाए। तो यहाँ पर यह प्रक्रिया आपको करना चाहिए। इस प्रक्रिया को करने से आप भी सुखी रहेंगे और सामने वाले को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप एडमिशन टीसी मैनेजमेंट में जाके इस ऑप्शन का चयन करके एकेडमिक ईयर और समग्र आईडी लिख के गेट स्टूडेंट डिटेल पर जो भी आता है वो फिल करके आप जिसे सबमिट कर देंगे तो आपका कार्य यहाँ से हो जाता है और आपके बच्चे की टीसी ऑनलाइन कट जाती है। तो यह हमने आज समझा कि किस प्रकार से बच्चे का नया एडमिशन दिया जाता है, किस प्रकार से उसकी टीसी दी जाती है और किस प्रकार से आप उसकी कक्षा को अपडेट कर सकते हैं। और ख़ासकर हमने जो चर्चा की इस सेशन में वो यह की कि हमें क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, हमसे क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इसमें से एक भी गलती नहीं करते हैं, मतलब जो 2 से 4 बातें हमने यहाँ पर कही उसमें से अगर एक भी आपके काम आ गई बात तो आप बहुत बड़ी समस्या से बच जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में घुसने के अनेक रास्ते हैं, निकलने के बहुत कम रास्ते हैं। यहाँ पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है बाद में। तो बच्चे के डेट ऑफ बर्थ का आप इसे ध्यान रखिए, न्यू एडमिशन के समय और उसके नाम का वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके अंदर गलती से गलती हो जाती है तो वो क्लास 5th या 8th में जाकर आपके लिए सर दर्द बनता है। तो इस प्रकार से आप जो है
किसी प्रकार की गलती ना हो। और मैंने आपको पूरा बिल्कुल 1 to 1 क्लियर कर दिया है कि किस प्रकार से पासवर्ड रिसेट होगा और किस प्रकार से आप अपडेशन करेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच। और यदि आप डीपी ट्यूटोरियल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो एक शिक्षक के लिए कर दीजिए। और यदि आप पहले से हमारे फॉलोअर हैं, आप पहले से डीपी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आपको दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार सब्सक्राइब नहीं किया जाता है। सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार किया जाता है। मतलब सब्सक्राइब का ये अर्थ होता है कि आप चैनल के साथ कनेक्ट हैं और आपके पास जो भी जानकारी चैनल द्वारा प्रोवाइड की जाती है वह मिल जाए, आपके प्लेलिस्ट पर दिखना स्टार्ट हो जाए। तो बस इतना सा सब्सक्राइब का कार्य होता है, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा या कोई नुकसान इसके अंदर नहीं होता है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच।